अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्लामा इकबाल की शायरी का चौथा दौर पढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल की शायरी का पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर पढ़ चुके हैं। आज अल्लामा इकबाल की शायरी का चौथा दौर पढ़ेंगे। ये चौथा दौर आखिरी दौर भी है। अल्लामा इकबाल की शायरी का पहला दौर 1901 ईस्वी से शुरू हुआ, 1901 से 5। उसके बाद दूसरा दौर 1908 से सॉरी दूसरा दौर 1905 से शुरू हुआ और तीसरा दौर 1908 से। चौथा दौर हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल का चौथा दौर। इसके बाद अल्लामा का चौथा दौर और आखिरी दौर शुरू हुआ शायरी का। अल्लामा इकबाल का ये चौथा दौर और आखिरी दौर भी था। बांग दरा के बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो उस दौर में शामिल किया जाता है। बांग दरा के बाद अल्लामा इकबाल की जो भी शायरी थी वो चौथे दौर में शामिल किया जाता है। इस दौर में ख़ास तौर पर अल्लामा इकबाल फ़लसफ़ा खुदी से सरशार नज़र आते हैं और बाल जिब्रील में जो उस दौर के कलाम का मजमुआ है, फ़लसफ़ा खुदी की बहतात है। इन अशार से उनके फ़लसफ़ा खुदी का जो शायरी में बहतात नज़र आती है, इन अशार से पता चलेगा। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहनशाही। खुदी की शोखी व तुंदी में किब्र व नाज नहीं, जो नाज हो भी तो लिज्जत नियाज नहीं। खुदी वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, तो आबजू इसे समझा अगर तू चारा नहीं। ये प्याम दे गई है मुझे बाद सुबह गाही, कि खुदी के आरिफों का है मुकाम बादशाही। खुदी है गुम खुदाई तलाश कर गाफिल, यही है तेरे लिए अब सलाहकार किया। तो बाल जिब्रील के ये शायर बाल जिब्रील में बल्कि उस दौर की पूरी शायरी में, अल्लामा इकबाल के चौथे दौर की पूरी शायरी में फ़लसफ़ा खुदी के तमाम अज्जा पूरी तरह मौजूद हैं। तवालत के खौफ से यहाँ पर कुछ मिसालें नहीं दी जा रही हैं। फ़लसफ़ा खुदी के साथ अल्लामा इकबाल ने सियासत को भी मौजू शेर बनाया। अपनी शायरी में फ़लसफ़ा खुदी के साथ अल्लामा इकबाल ने सियासत को, पॉलिटिक्स को भी अपना मौजू बनाया, जिसकी मिसाल फरमान खुदा में मिलेगी। फरमान खुदा में इश्तराकियत की हिमायत की है, लेकिन खुदा के हुजूर में भी उसी दौर की मारकारा नज़म है। इसमें अल्लामा ने मगरबी तहजीब व तमद्दुन की खराबियों को लेनिन की ज़बान से बयान किया है। उनकी नज़र लेनिन खुदा के हुजूर में, इसमें मगरबी तहजीब के क्या खराबियाँ हैं उसे लेनिन की ज़बान से पेश किया है। और साक़ी नामा भी उस दौर की कमाल की यादगार है। इन नज़मों से ऐसा महसूस होता है कि ख़यालात का एक सैलाब है जो उमड़ा चला आता है। ख़ास तौर से साक़ी नामा में जोश व ख़यालात मुंतहा कमाल को पहुँच गए थे। साक़ी नामा में अल्लामा इकबाल के जो ख़यालात थे वो जोश थे, उरूज तक पहुँचे हुए थे। ज़र्ब कलीम भी इसी दौर की यादगार है, चौथे दौर की, जो 1936 ईस्वी में शाया हुआ। ज़र्ब कलीम शाया हुआ 1936 ईस्वी में और बकौल अब्दुल सलाम नदवी नीम वाइज़ाना और नीम शायराना किताब है। ज़र्ब कलीम को अब्दुल सलाम नदवी ने नीम वाइज़ाना और नीम शायराना किताब कहा। इसकी नज़मों में भी बलाकी रवानी और शुस्तगी व बरजस्तगी है। इसकी बाज़ नज़में अपना जवाब नहीं रखती। ज़र्ब कलीम के बाद 1928 ईस्वी में अरमगान हिजाज शाया हुआ, जो ज़्यादातर फ़ारसी में है। अरमगान हिजाज ज़्यादातर फ़ारसी में है, जो 1928 ईस्वी में शाया हुआ। आखिर में उनका उर्दू कलाम है। ये वो दौर है जब अल्लामा अलालत व परेशान हाली के दौर से गुजर रहे थे। ये वो वक्त है जब अल्लामा इकबाल अपने आखिरी दौर में बीमारी की हालत में थे और परेशानी अलालत की वजह से यानी बीमारी की वजह से परेशान थे।
اس لیے ارمغان حجاز کے کلام میں جوش کے ساتھ سوز و گدازی پایا جاتا ہے۔ کشمیر کے حالات نے خاص طور سے متاثر کیا۔ جو کشمیر کے حالات تھے وہ علامہ اقبال کو خاص طور سے متاثر کیا، اور اس دور میں کشمیری جن حالات کا شکار تھے ان کا ذکر اشارہ و کنایہ کے ساتھ اور کسی قدر بلند آہنگی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں، صرف کشمیر ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ ارمغان حجاز کے اس حصے میں جتنی نظمیں ہیں سب بلند، پرجوش، ولولہ خیز اور شاعرانہ ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے دور کی اخیر کی شاعری کا رنگ واعظانہ ہے، لیکن ارمغان حجاز کی نظموں پر یہ کلیہ صادق نہیں آتا۔ چراغ جب بجھنے لگتا ہے تو اس کی لو اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے، یا صوفیہ کے نظریے کے مطابق جسم جب ضعیف ہو جاتا ہے تو روح قوی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی نظموں کا بھی یہی حال ہے۔ بہرحال وجہ جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ نظمیں جوش بیان میں زبور عجم اور بال جبریل کی نظموں سے کم رتبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس دور کی شاعری میں علامہ اقبال نے مختلف اصناف شاعری، غزل، مثنوی، مرثیہ، رباعی، قطع وغیرہ پر توازمائی کی۔ اس دور میں علامہ اقبال نے شاعری کے مختلف اصناف جیسے غزل، مثنوی، مرثیہ، رباعی، قطع وغیرہ بھی لکھی اور مختلف موضوعات پر داد سخن دی۔ مثلاً مناظر قدرت، ظریفانہ و طنزیہ، قومی اور وطنی وغیرہ۔ خاص طور سے ان کی نظموں نے بڑی مقبولیت حاصل کی۔ ان کی شاعری میں فنی خوبیاں بھی بدرجہ اتم تھیں۔ ان کے کلام کو جو شہرت و مقبولیت ملی، اس کی ایک وجہ رفت تخیل کے ساتھ فنی و ادبی خوبیاں ہیں۔ ان کے ہاں رمزیت، رومانویت، کلاسیکیت، جدید و قدیم طریقہ تنقید کے ساتھ حسن الفاظ، لب و لہجے کا رکھ رکھاؤ و تشبیہ و استعارہ، تلمیع و تضمین، روانی و برجستگی وغیرہ ادبی خوبیاں بھی بدرجہ اتم موجود ہیں۔ تو یہ تھے علامہ اقبال کی شاعری کا چوتھا دور اور آخری دور بھی اسے کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے 4 ادوار تھے، پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور اور چوتھا دور۔ اسے ہم نے پڑھا۔ اس ویڈیو کو بچو، میری گزارش آپ سے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔